बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है, क्या मेरे दिमाग में वो चीज़ आई कि ये डेली बेसिस में मोबाइल पे दिख रहा है मुझे? अगर मैं उसे बुला रही हूँ और वो जैसे हमारे इंडियन कल्चर में, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन कल्चर में बोला जाता है हाँ जी करके बोलो, और अगर वो हाँ जी करके नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं हाँ आ रहा हूँ, आ रही हूँ, तो उस समय पे क्या ये चीज़ मेरे माइंड में नोटिस हुई? वैसे तो बहुत सारे वेरियस टेक्निक्स हैं जिसमें कि हम मेडिटेट कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, या हमारा अपने अंदर जो ऑब्जर्व करना है, थॉट को ऑब्जर्व करना है, अपनी क्रेविंग्स को ऑब्जर्व करना है, बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं। स्टिल इन सबको जो सुपरसीड कर देता है, जो ओवर पावर कर देता है, वो है बस आंखें बंद करके बैठ जाना। 30 सेकेंड्स का टारगेट लो, क्योंकि हर कोई Knowing yourself is the beginning of all wisdom. This quote is quoted by Socrates. ये सच में सही है कि अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, पर कहीं ना कहीं आजकल के लोग खुद से ही खुद को दूर कर रहे हैं। इनके पीछे बहुत रीजंस हैं, और इन रीजंस को कैसे ढूंढना है, कैसे खुद के साथ हमने कनेक्ट करना है, कौन सी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं खुद के साथ कनेक्ट करने की, सेल्फ अवेयरनेस की। देयर आर सो मैनी थिंग्स वी गोना डिस्कस ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट, लाइक NLP प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, या फिर इंटरव्यू फोबिया जिसको है उसको हम कैसे उससे ओवरकम कर सकते हैं। इस तरह के नए टॉपिक के साथ मैं आज आपके सामने आई हूँ अपने गेस्ट मिसेस प्रवीण गुप्ता जी को लेके, और मैं उनका स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट पे। तो सबसे पहले मैम मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी अपने पॉडकास्ट में। और जैसे कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, उसमें मैंने पाया कि आपकी बड़ी अच्छी कमांड है इमोशनल इंटेलिजेंसी पे, अगर हम बात करें कि सेल्फ अवेयरनेस के रिगार्डिंग, एंड देयर आर सो मैनी टॉपिक विच आई फाउंड इन योर प्रोफाइल। सो फर्स्ट मैं ही जानना चाहूँगी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी होती क्या है? Thank you very much, first of all, for looking at watching those videos and then inviting me as well. And I think कि there might be something where जहाँ पे आपको videos के थ्रू हो सकता है लगा हो कि बहुत पकड़ है। At the same time मुझे ये भी लगता है कि जितनी पकड़ बनती है उतनी पकड़ और पकड़ने वाली आ जाती है सामने। सो जैसा कि आपने पूछा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस समझदारी है बेसिकली। अगर हम जनरल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो जैसे हमारे पुराने बचपन में हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कभी बोलते थे कि समझदारी दिखाओ, तुम्हें समझ नहीं है क्या कि कोई आया है और कैसे बात करनी है, तुमसे कोई बोल रहा है, बड़ा बोल रहा है और तुम ऐसे कैसे आंसर कर सकते हो। तो वो जो समझ की बात करते थे, आज की डेट में इस मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, रिसर्चेज हुई हैं, उसी समझदारी को इमोशनल इंटेलिजेंस
बोला जाता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं अपने इमोशंस को लेके। ओके। सो मैनी अ टाइम्स ये जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि इमोशनल होना अपने में इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि इमोशनल होना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है कि इमोशंस पे कंट्रोल करना, लाइक दिस इफ वी विल सी द नेम इमोशनल इंटेलिजेंस की इमोशंस के बारे में इंटेलिजेंस ही दिखाना, तो इमोशंस को कंट्रोल करना इसमें कंसीडर्ड होगा? हाँ, इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इन दिस वर्ड कंट्रोल वाला। इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे पहले रहता है हमारा अवेयरनेस। ये अवेयरनेस कि मुझे कैसे इमोशंस फील होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, अकेले हैं तब, किसी के साथ हैं तब, किसी पर्टिकुलर के साथ हैं तब। सो वो अवेयरनेस होना मेरे लिए ज़रूरी है। पर अब अवेयरनेस रख के हम करेंगे क्या कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, तो कितनी बारी हम देखते हैं ना, हम लोग या कई लोग अपने आप को बैज ऑफ ऑनर की तरह लेके चलते हैं कि हाँ मुझे गुस्सा आ जाता है, तो विच मीन्स कि शायद उनको अवेयरनेस तो है, पर कहीं ना कहीं अब उस अवेयरनेस को आगे यूटिलाइज कैसे करें। अब मुझे अवेयरनेस है कि मुझे कोई, अगर मैं अकेले हूँ तो सच में मैं एंजॉय करती हूँ, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस इज दैट मच कि वहीं तक है कि उससे आगे भी कि मेरे को अपने इमोशंस को जानना है, फिर उनके ऊपर वर्क करना है। बिल्कुल सही बोला आपने, उससे बहुत आगे। तो जान तो मैंने लिया है, अब मुझे करना है रेगुलेट। सो जनरली जो मेरे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करती हूँ तो वी जनरली टॉक अबाउट कि हम कंट्रोल वर्ड की जगह रेगुलेट वर्ड यूज़ करें या गाइड वर्ड यूज़ करें। कि इमोशंस को गाइड करना है। कैसे रेगुलेट इज लाइक रेगुलेटर, कि कितना कम और ज्यादा। एग्जैक्टली हाँ, ये कम और ज्यादा भी चाहिए होता है कई बारी हमें, पर हम कम में ही रह जाते हैं क्योंकि हम रेगुलेट नहीं कर पाए। बैलेंस, वी नीड अ बैलेंस। एग्जैक्टली। सो हमें हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए। तो अगर क्योंकि कई बारी जनरली जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना दीप्ति जी, तो हम सबके मन में गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी, ये नेगेटिव इमोशंस आते हैं, एज एन एग्जाम्पल आते हैं। जहाँ तक सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही नहीं हमारी लाइफ में रोल प्ले कर रहे, पॉजिटिव इमोशंस भी रोल प्ले कर रहे, जैसे एक्साइटमेंट है। सो देयर आर टाइम्स जब हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम अपनी गरिमा भी भूल जाते हैं और हम कैरिड अवे हो गए, और जैसा लोगों ने कभी मेरे बारे में या किसी पर्सन के बारे में सोचा होगा वो उससे बिल्कुल ही उलट काम कर गए बिकॉज दे वर वेरी एक्साइटेड। तो वहां पे भी रेगुलेट हाई हो गए, वहां पे एक्साइटमेंट हाई हो गया और वो रेगुलेट नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम बहुत है मैम। अगर मैं आपकी बातें सुन रही हूँ तो मेरे माइंड में पिक्चर्स आ रही है अपनी फैमिली मेंबर्स की, कि हाँ कि वो माय वन नीस इज देयर, कि बहुत एक्साइटेड रहती है एवरी टाइम। तो देयर इज, वी कैन कंसीडर एज अ प्रॉब्लम तो नहीं खैर कह सकते, एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। अगर वो छोटी हैं, अगर तो वो बच्ची हैं अभी 12 इयर्स तक की एज में हैं, तो तब तक तो चलिए ठीक है क्योंकि बच्चा अपने आप को समझ ही रहा है, वो एक्सपीरियंसेस गेन कर रहा है। अगर वो बड़े हैं तो उस केस में उनको रेगुलेट करना या तो आया नहीं या सिखाया नहीं, क्योंकि ये सिखाना पड़ता है। हाँ, ये थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन। मैं तो इट मींस वी नीड कोच फॉर दैट और वी कैन लर्न ड्यूरिंग फैमिली एनवायरनमेंट। मैं तो कहूँगी फैमिली एनवायरनमेंट में ही हमें सीखना चाहिए, पर एक्चुअली मैं आजकल अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूँ, एक डिकेड की बात करूँ, तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसमें मुझे यही देखने को मिला है कि हम एज अ पेरेंट्स ने अपना रोल छोड़ दिया है। दैट इज वाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चे को पता ही नहीं है कि मुझे बदतमीजी नहीं करनी। पेरेंट्स का क्या रोल है मैम इसमें? पेरेंट्स का पूरा सुपरविजन का रोल है इसमें दीप्ति जी। लैक ऑफ टाइम दे कांट डू। हाँ, सुपरविजन करना तभी होगा ना जब पेरेंट के पास टाइम होगा। दे आर बिजी ऑन देयर ड्यूटीज। टाइम कितना सुपरविजन, इफ वी विल टॉक अबाउट सुपरविजन पूरा ही चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू एक्सपैंड ऑन दिस थॉट कि लैक ऑफ टाइम कभी भी किसी के पास नहीं होता। हम सबके पास बिजी इन देयर कितने काम है। अगर ऑफिस में हम जा रहे हैं तो हम ऑफिस का भी काम देखेंगे, घर का भी। तो एक रेशो है कि इतनी सुपरविजन आपको बच्चे के लिए चाहिए, या होल टाइम होल डे हमें अपनी आय उसके ऊपर रखनी पड़ेगी? अगेन अ गुड क्वेश्चन। होल टाइम होल डे अगर बोलेंगे या फिर रेशो में बोलेंगे ना, वो फिक्स्ड हो जाएगा।
ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो फिक्स्ड हो जाएगा, मतलब कि फिर वो दिमाग में फिक्स हो जाएगा। और अगर उस उतना हम कहाँ पे उसको इवेल्युएट करेंगे कि मैं 30% दे रही हूँ, तो इसको कोई रेशो नहीं दे सकते, इसको कोई परसेंटेज भी नहीं दे सकते। नहीं, जैसे कि इट्स मीन्स कि 24 आवर्स में से मैं आफ्टर आवर्स या आफ्टर 4 to 5 आवर्स मैं बच्चे को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि व्हाट दे आर डूइंग, इट्स इनफ फॉर दैट। कहने को तो मैं यस बोल सकती हूँ इस पे। एट द सेम टाइम अगेन अगर मैं यस बोलूँगी तो इट विल मेक अ डिफरेंट पिक्चर इन पीपल्स माइंड। इट्स नॉट अबाउट कि मैं बैठ के अपने बच्चे को ऑब्जर्व करूँ, इट्स अबाउट कि वो मेरे सामने कितने समय रहता है, वो रहते हैं। जब हम ऑफिस से वापस घर जाते हैं, जो भी वर्किंग विमेन हैं, तो बच्चे हमारे साथ ही होते हैं, सामने ही होते हैं। हम उनकी हरकतों को ऑब्जर्व, हाँ, हम उन्हें, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है, क्या मेरे दिमाग में वो चीज आई कि ये डेली बेसिस में मोबाइल पे दिख रहा है मुझे? अगर मैं उसे बुला रही हूँ और वो, जैसे हमारे इंडियन कल्चर में, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन कल्चर में बोला जाता है हाँ जी करके बोलो, और अगर वो हाँ जी करके नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं हाँ आ रहा हूँ, आ रही हूँ, तो उस समय पे क्या ये चीज मेरे माइंड में नोटिस हुई? हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, हम अवॉइड कर देते हैं। हाँ, क्योंकि वो इजी है, जी ही नहीं लगाया। हाँ, सेम एज इट इज मेरी डॉटर है मैम, तो वो कैसे, जैसे कि अगर मैम को सम टाइम रिप्रेजेंट करना है उसने, तो मैम कह रही थी, है ना, इट्स लुक थोड़ा डिफरेंट लगता है, मैम कह रहे थे, मैं उसको तब भी इंटरप्ट करती हूँ कि बेटा दिस वर्ड इज नॉट सुटेबल फॉर योर एल्डर्स ना। तो आई थिंक दिस कंसीडर्ड इन इमोशनल इंटेलिजेंस। ये पेरेंटिंग में ही का ही पार्ट है, यही तो उनको सिखा रहा है कि एक बड़ा अगर सीनियर है कोई, उसको कैसे ट्रीट करना है, कोई जूनियर है तो उसके लिए भी हम बताते हैं कि ऐसे नहीं बोलोगे आप, ठीक है। आप उन्हें चाहे टू इंटरप्ट दैट टाइम ना, व्हेन बच्चा कुछ भी गलत वर्ड या कुछ भी यूज कर रहा है, तो दैट टाइम हमें इंटरप्ट करना है कि आप ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। हाँ, तो वो कंसीडर्ड होगा उनके इमोशंस को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। आई विल नॉट यूज कंट्रोल, वो रेगुलेट कर देगा। हाँ, क्योंकि कंट्रोल में क्या होता है ना दीप्ति जी, वो फोर्स लगता है, ऐसा लगता है कंट्रोल। तो ऐसा जब हम कंट्रोल करते हैं तो हम किसी को भी नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली, तो चीजें फिर हमारे हाथ से निकल जाती हैं। पर जहाँ पे हम गाइड करना शुरू कर देते हैं या मेंटोर करना शुरू कर देते हैं, फिर वो चीज हमारे हाथ में अपने आप आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसीलिए तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे मैम कि अगर मैंने अपने बच्चे में ही इमोशनल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग मैं कितनी अवेयर रहूं, कैसे कैसी बातें मुझे नोट करनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिस इज अ वेरी डीप क्वेश्चन दीप्ति जी जो आपने पूछा है। एंड टू आंसर दिस आई फील कि I do understand कि parents, because I'm also a parent, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये कितना overwhelming एक जॉब बोलना तो गलत होगा, बट ये कितना ओवरवेलमिंग एरिया ऑफ अवर लाइफ है, जहाँ पे इट्स अ बिग थिंग कि हम किसी एक अपने बच्चे को, जिसको हम इस दुनिया में लेके आए हैं, उसको शेप अप करना है, वो हमारा ही रोल है। तो मैं समझ सकती हूँ आजकल के टाइम में जहाँ पे हम दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, जैसे आपने बोला था कुछ देर पहले, और फिर जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ की भी अपनी स्ट्रगल्स हैं, ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे केक वॉक कर रहे हैं हम लोग। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल समझती हूँ कि हमारा माइंड कई बार बहुत क्लटर्ड, ओवरवेल्म्ड हो जाता है। स्टिल we have to remind ourselves। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमको बस अपने आप को याद दिलाते रहना पड़ेगा, एक पॉज लेके सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। इज इट इससे पहले भी मुझे सिर्फ पहले अपने आप को रिमाइंड कराना होगा कि ये मेरी ड्यूटी है कि इनको मुझे शेप अप करना है बच्चों को। अगर मैं अर्न कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड अर्न कर रहे हैं, तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि इनकी लाइफ को हम लग्जूरियस या कंफर्टेबल बना सकें। एट द सेम टाइम अगर वो बच्चा उस कंफर्ट के हिसाब से सोफिस्टिकेटेड या एलिगेंस या ग्रेस ही नहीं ला पा रहा अपने में, तो फिर उस पैसे का क्या होगा? वो यूज तो कर लेगा, बट देयर विल बी नो ग्रेस इन दैट अगर उसमें वही इमोशंस रेगुलेशन रेगुलेट ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे हम सबको रिमाइंड ही कराना है खुद को कि इट्स अ लवली थिंग टू बी अ पेरेंट। नॉट एवरीवन कैन बी अ पेरेंट, है ना? बिल्कुल। तो जो लोग, टचिंग बात आपने बोल दी है, ये तो ब्लेसिंग ऑफ गॉड है। एग्जैक्टली, कि हमने चाहा और हम पेरेंट बन गए, तो वो चीज़ अगर हमें मिली है तो अभी इसको फिर आगे तक लेकर भी जाना है। एंड विद दैट ओनली, ये
ये रिमाइंडर ही हमारे लिए बहुत है दीप्ति जी, अच्छा जी, कि हाँ, कि जो मुझे याद दिला देगा कि ओके अब मेरा रोल शुरू है भाई, इट्स ओके, मैं रिव्यू मीटिंग से आ रही हूँ, क्लाइंट मीटिंग से आ रही हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया है या कुछ भी हो गया है अभी, तो इट्स ओके, बट ये मैंने स्टेप इन करना घर में, तो मेरे को उसमें डिफरेंट वे में जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं या मेरे हस्बैंड, सो व्हेन आई से मैं या मेरे हस्बैंड, इट्स नॉट अबाउट मी और माय हस्बैंड, इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस जो पेरेंट्स काम कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग अपने एरिया में सक्सेसफुल हैं, उसी तरह मेरा बच्चा भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, ऐसे तो ना हो कि ऊंची दुकान फीका पकवान काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाए कि माँ बाप को तो इतना नाम है और बच्चा फीका फीका सा है। तो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग जो पेरेंट्स को ये चीज ध्यान रखनी होगी, वो रिमाइंडर से ही हो सकती है। देयर आर मैनी पेरेंट्स जिनको मैं काउंसल या कोच करती हूँ जब वो बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं या उनको लगता है मुझसे नहीं संभल रहा, तो दैट टाइम हमें क्या करना चाहिए मैम? तो सब शुरू उनका यहीं से होता है कि रिमाइंड कि आपको कितना। फर्स्ट स्टेप फॉर रेगुलेट द इमोशन इज जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ कि वी आर पेरेंट्स, वी आर गोइंग टू शेप अप आवर किड्स, तो हमने किस वे में करना है वो जरूर एग्जैक्टली कि ये मेरे को ही करना होगा। तो वही आपको अगर मैं बोलूँ आज से 20 साल पहले की बात करें तो उसमें तो नहीं था इतनी हम कीनली ऑब्जर्व नहीं करते थे, 4-4 5-5 बच्चे थे घर पे, तो उस समय इसकी जरूरत नहीं थी मैम। Thank you for asking this again, दीप्ति जी. That's a very lovely question. And I feel कि उस समय पे ना था, हमें लगा नहीं कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है, पर उस समय पे ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा माइन्यूट लेवल पे होती थी। कैसे? अगर मैं अपने बचपने की बात करूं तो मुझे इतना हर छोटी छोटी चीज पे ऑब्जर्व करके मम्मा ने या पापा ने कभी डांटा है, कभी और ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए हैं कि ये कैसे बोला, ऐसे कैसे बैठे हो, पैर क्यों हिला रहे हो, चप्पल उल्टी क्यों पड़ी है। इसको तो मैम बच्चे वो एक नेगेटिव वे में भी ले लेते हो कि आप हर बात पे मुझे टोकते ही रहते हो, तो उसमें फिर क्या रहेगा। और फॉरेन में तो ये कल्चर ही नहीं है। वी कैन से कि यस्टरडे माय डॉटर वाज आस्किंग कि मम्मा मैंने देखा कि अगर पेरेंट हिट करते हैं तो वहां कंप्लेंट हो जाती है, फॉरेन में क्या इंडिया में भी ऐसा है? तो क्या उनके इमोशंस रेगुलेट नहीं होते हैं फॉरेन जो किड्स की बात करें, या हम इंडियंस को ही जरूरत है? अगेन अ वेरी डीप इमोशंस तो सब में है, जो ह्यूमन बीइंग है सब में इमोशंस है। इमोशन सब में है, आप सही कह रहे हो। एट द सेम टाइम ये रीजन स्पेसिफिक भी डिपेंड करता है, क्योंकि व्हेन आई टीच हिप्नोसिस तो उसमें एक स्पेसिफिक उसमें एक मॉड्यूल है जहाँ पे इट इज मेंशन कि ठंडे एरिया में इमोशंस किस तरीके के होते हैं, गर्म एरिया में वेरी करेगा। हाँ तो एग्जैक्टली, और वेदर करता भी है। जैसे देख लिए जैसे ही गर्मी होती है तो कहते हैं दिमाग ठंडा रखो, ऐसा बोलते हैं ना हमें। और जैसे ही बारिश का मौसम होता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपार्ट फ्रॉम दोस्त जिनको रेन पसंद नहीं है, बारिश का मौसम आते ही हम कितना ऐसा कुछ भी हो रहा हम अंदर से एकदम से शांत हो जाते हैं। ऑल्सो रिसर्च हैज शोन कि जितने लोग ये ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, ये सी साइड एरियाज में या जहाँ रिवर्स हैं वहां रहते हैं, आप देखेंगे कि उनका फजीनेस कम होता है। अच्छा जी। वो थोड़े से इजी होते हैं बिकॉज वैसा एटमॉस्फेयर उनको बाय नेचर ही मिला हुआ है। हम तो जाते हैं वेकेशंस पे। नेचर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इमोशंस, हमारा एटमॉस्फेयर करता है रोल प्ले उसे रेगुलेट करने में। अब रेगुलेट करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये तो हो गया कि ठीक है, अपने आप को रिमाइंड कराने से तो अवेयरनेस आ जाएगी, पर मेडिटेशन इज समथिंग दीप्ति जी विच इज वेरी अंडर वैल्यूड एंड अंडररेटेड। एंड जर्नलिंग, वो भी जर्नलिंग, या हाँ जर्नलिंग भी हो सकता है, गिवन कि आपको पूरी श्योरिटी है कि आपका वो जर्नल कोई और पढ़ नहीं लेगा। अच्छा, क्योंकि ऐसा हमारी तरफ से तो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, बट व्हाट इफ कि पीछे से कोई पढ़ ले। राइट डाउन रूटीन मैम की लाइक कि मैंने आज बच्चों के साथ ये किया, या फिर मैंने उसको ओवर स्कोल्ड कर दिया। When I journalize my views ना, तो नेक्स्ट डे इट विल बी इम्प्रूव। और वो कोई पढ़ भी लाए तो मेरे को लगता नहीं कोई इश्यू आएगा, कि हमें वही व्यूज देने चाहिए जिसमें हमें लग रहा है कि हम सफर कर रहे हैं। आजकल के पेरेंट्स एग्रेसिव हैं, छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आ रहा है, तो अगर वो उस पॉइंट्स को लिखेंगे तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं या नहीं है? अगेन इट इज फ्लेक्सिबल दीप्ति जी। कुछ लोगों के लिए तो जर्नलिंग काम करता है, और कुछ हैं, फ्यू ऑफ देम आर माय क्लाइंट्स ओनली, जो जर्नलिंग करना नहीं पसंद करते, या अगर वो करते हैं तो वो और उनको लगता है कि वो कितने ही गलत हैं,
बिकॉज उनके सामने आ गया लिखे हुए में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उन्हीं के सामने आ गया, तो दे फील मैं कितनी गलत हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, ऐसा हो जाता है. सो इट टोटली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आई ऑलवेज से कि वट एवर वर्क्स फॉर यू फॉर योर बेटरमेंट, आप उसी को कर लो. तो मेडिटेशन भी आई थिंक इट्स नॉट द कप ऑफ टी फॉर एवरीवन. Am I right? आपके पास तो एक्सपीरियंस है कि आपके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो हर पेरेंट नहीं उसमें कंफर्ट होगा. और किस तरह की टेक्निक्स आप रेफर करते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन की, आप हमें डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए या टेक्निक्स के बारे में अगर हम बात करें? डेफिनेटली आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू. मेडिटेशन इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, एज आई हर्ड यू से थोड़ी देर पहले. तो इस पे जितना मेरा अभी तक एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन रहा है, कीपिंग इन माइंड मी माई सेल्फ एंड माई क्लाइंट्स ऑल्सो, they thought that it may not be their cup of tea, but then it became their favorite cup of tea. ऐसा भी मैंने देखा है. अच्छा जी. आपने उनको सजेस्ट किया, हाँ, and they are going to implement in their life, तो वो उनको enjoy करने लगे हैं ना? हाँ, enjoyment का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि वो बोरिंग भी सा होता है. तो it means वो इसको उस चीज को महसूस कर रहे हैं कि इट्स गुड फॉर देम. उनको बेनिफिट, हाँ यू आर राइट, उनको बेनिफिट दिखे. एंड देन फिर ऐसा भी हुआ ना कि जब हमें बेनिफिट दिखता फिर हम छोड़ भी देते हैं, है ना? तो उन्होंने छोड़ा भी. अच्छा, ठीक है कि चलो अब तो सब ठीक चल रहा है, अभी छोड़ देते हैं. एंड देन महीने 2 महीने बाद उन्होंने फिर से कांटेक्ट किया कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं और मुझे बहुत ओवरवेल्म फील हो रहा है, तो एंग्जाइटी बढ़ रही है, ऐसा. सो फिर जब हम मिलते हैं और मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है कि ओके, सो हाउ इज योर मेडिटेशन रूटीन गोइंग? एंड देन दे गिव मी अ वेरी शाइंग स्माइल कि ऐसा करके. तो ऐसे कि सब ठीक हो गया था, इसीलिए छोड़ा ना हमने. तो देन से कि हाँ मुझे लगा, तो आई सेड कि ठीक है लगा, बट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर द लाइफ लॉन्ग. एंड यू नो मेडिटेशन इज समथिंग, दीप्ति जी हम सब जानते हैं आजकल तो यूट्यूब का ही वर्ल्ड है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, AI का वर्ल्ड है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. वी ऑल नो कि मेडिटेशन हमको सिर्फ अपने हमारे इस वर्ल्डली अफेयर्स के क्योस से ही नहीं बचा रही है, वो हमें स्पिरिचुअल लेवल पे भी ऊपर लेके जा रही है. तो वो दोनों चीजें ही हैं. यू नो, लविंग अ बर्ड यूजिंग 2 hearts आप कह सकते हो. आई वुड नॉट लाइक टू से किलिंग अ बर्ड विद 2 stones, क्योंकि मैं मारना नहीं चाहूंगी उसको, बट आई वुड से दैट यू आर लविंग समवन विद 2 hearts, ऐसा करके. तो वो उस तरीके से जा रहा है. मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल. 2 निशाने हो रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो और आप अवेयर भी हो रहे हो, सेल्फ अवेयरनेस. एग्जैक्टली. एंड जितने भी हमारे एस्पिरेशंस होते हैं फाइनेंशियली और इमोशनली, वो सारे हमारे मेडिटेशन से पूरे होने शुरू हो जाते हैं. पर फिर जब सब ठीक होने लगता है, टेक्निक्स आप बेस्ट सजेस्ट करोगे मैम कि मेडिटेशन के फॉर्म में? मेडिटेशन के फॉर्म में जो इट कैन बी वेरी लाइक बीइंग अ पेरेंट फॉर मी एंड बीइंग अ माय किड, ये वेरी करेगा कि इट विल बी रिमेन सेम कि जो मैं कर रही हूँ वही मैं अपने बच्चों को करवाऊँ? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस. वैसे तो बहुत सारे वेरियस टेक्निक्स हैं जिसमें कि हम मेडिटेट कर सकते हैं. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, या हमारा अपने अंदर जो ऑब्जर्व करना है, थॉट को ऑब्जर्व करना है, अपनी क्रेविंग्स को ऑब्जर्व करना है. बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं. स्टिल इन सबको जो सुपरसीड कर देता है, जो ओवर पावर कर देता है, वो है बस आंखें बंद करके बैठ जाना. तो थॉट्स आएंगे, आने दो, वही काम है. लाइक माइंड का तो इनफैक्ट आई फील कि थॉट्स भी सबको नहीं आते. जो लोग कोमा में होते हैं, अच्छा, या जो गॉड फॉरबिड जिनका ब्रेन डेड वाला सिचुएशन चल रहा होता है, उनको कहाँ आ रहे हैं थॉट्स? क्योंकि ब्रेन का जो काम था वो कर ही नहीं पा रहा है. सो इट्स गुड कि वी आर गेटिंग थॉट्स. इट्स जस्ट दैट कि हमारे थॉट्स रेगुलेटेड नहीं है, या वो आ रहे हैं तो हम उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर हम उन्हें जाने नहीं देते. यही हो रहा है ज्यादा से ज्यादा. बट एटलीस्ट माई ब्रेन इज फंक्शनिंग फॉर इन अ वे दैट इट वॉज डिजाइन्ड फॉर. तो आंखें बंद करके हम बैठ जाएं. आई जनरली से कि आप 30 सेकेंड्स का टारगेट लो, क्योंकि हर कोई क्योंकि हर कोई कहता है दीप्ति जी कि मैं ना बहुत बिजी हूँ, टाइम ही नहीं मिला. तो देन ऐसे टाइम नहीं मिला, तो देन ऐसे कि ठीक है आप 30 सेकेंड्स तो निकाल सकते हो ना. तो आप 30 सेकेंड्स के लिए बस आंखें बंद करके बैठो. पर बैठना है, लेटना नहीं है. दिस पोजीशनिंग और एनी पोजीशन इन रिलैक्स पोजीशन वी कैन से. एक तो हमको वो सुखासन जो होता है चौकड़ी मार के, बल्कि अब
बैकबोन शुड बी हाँ वो स्ट्रेट, यू आर राइट, तो वो स्ट्रेट रहे हमारा। और फिर आप कोई भी मुद्रा कर लो, टोटली डिपेंड्स ऑन देम। नहीं भी करते तो ऐसे बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाएं, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल टू देम, पर वो आंखें बंद करके बैठें, लेटे नहीं। ये ना सोचे कि अच्छा सोने लगा हूँ, अब याद आया तो अब लेटे लेटे ही कर लेता हूँ, ऐसा नहीं हमें करना है। वो मेडिटेशन कंसीडर नहीं है। हाँ जनरली वैसे लाइंग मेडिटेशन भी होती है, पर हम जिस मोटिव के लिए एक्सपीरियंस हो जाए दैट टाइम। एग्जैक्टली, क्योंकि लाइंग वाले में हमारा इंटेंशन क्या था कि सोने लगे हैं तो चलो साथ साथ में ये भी कर लेंगे, ऐसा ये इंटेंशन था। तो भाव का ही तो सारा वैल्यू है। तो भाव ही जब मेरा चीट करने का हो गया अपनी मेडिटेशन को, फिर तो वो क्या ही हेल्प करेगी। इसीलिए हमें उस मेडिटेशन को उसका जो रिस्पेक्ट लेवल वो डिजर्व करता है वो दे दें। बैठ जाएं 30 सेकंड के लिए, आंखें बंद कर लें, नहीं बैठा जा रहा पर फिर भी बैठें, 30 सेकंड का अलार्म ही लगा लें। थॉट्स आ रहे हैं तो आने दें। तो बड़ा इजी आई थिंक, एनीबॉडी कैन सिट 30 सेकंड। एग्जैक्टली, तो स्टार्ट अप विद 30 सेकंड, देन वी कैन एक्सटेंड अप टू कितना भी कर लो, 45 मिनट्स, 1 आवर। फिर तो एक बार ये जब प्रैक्टिस हो गई ना, प्रैक्टिस के साथ साथ ना दीप्ति जी, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि हमारे फेजेस भी होते हैं। देयर आर फ्यू फेजेस इन अवर लाइफ जहाँ पे हम बैठ ही नहीं सकते। कितना भी आपका गूढ़ा प्रैक्टिस हो, आप फिर भी नहीं बैठ पाओगे 1 मिनट, क्योंकि वो अस्थिरता चल रही है। पर उसी अस्थिरता में फिर भी बैठ जाना 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए, उथल पुथल चली है तो भी हमने बैठ करना ही है। हाँ, और कुछ फेजेस ऐसे आते हैं या कुछ आप देखोगे आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जहाँ पे आपका मन ही करेगा कि बैठो और एक्सटेंड करो इसे, और एक्सटेंड करो। तो आप अपने आप को खुद ही एक टारगेट दे दे के ना 30 मिनट्स पे 40 मिनट्स पे चले जाओगे। सो व्हेन एवर सच फेज कम्स उसको कर लो, और जब वो फेज खत्म हो गया, अस्थिरता का फेज आ गया, तो 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट जो भी आपको ठीक लगता है वो कर लो। सो बट ये हो जाएगा कि कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। एंड वो जो मेडिटेशन है अंदर से जो वो जोड़ रहा है ना कोर को, वो किसी को नजर नहीं आता, वो हमें महसूस ही होता है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है रेगुलेट करने के लिए। देन देयर आर फ्यू प्रोसेसेस जिसमें कि कोई अपने आप को रेगुलेट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने हमें कुछ ऐसा बोल दिया जो हमें नेगेटिव लगा, है ना, कि जैसे किसी ने बोल दिया कैसी लग रही हो तुम प्रबलीन, है ना, तो माइंड मेरा सोचेगा कि मैं अच्छी नहीं लग रही और इसने मेरा मजाक उड़ाया, क्वेश्चन मार्क बन गया माइंड में रियली। तो अब हमें पता ही नहीं होता इसको कैसे रिप्लाई करना है। तो हम या तो अपने शेल में चले जाएंगे, चुप हो जाएंगे, लुक सा दे देंगे एक और फिर चुप कर जाएंगे, या फिर हम कोई ऐसा जवाब दे देंगे कि क्यों, क्या हो गया, ठीक तो लग रही हूँ, है ना। और अगर ज्यादा ही मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई इस सिचुएशन से, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ पर्सन कैन से कि तुम अपने आप को देखो, हम ऐसा कुछ कर लेंगे, है ना। पर अगर हमारे पास एक प्रोसेस हो जहाँ पे हमें पता है कि कोई कुछ भी बोले मैं हैंडल कर जाऊंगी, है ना, कि कोई बोल रहे कैसी लग रही हो तुम प्रबलीन, तो इफ आई एम एबल टू मेंशन कि अच्छा कैसी लग रही हूँ बताओ, स्माइल रख कर ही फेस पे, तो नाउ अब जो स्पॉटलाइट है वो उसी पे चला गया जो पहले मुझे बोल रहे थे, बिल्कुल, है ना। अब वो एक्सप्लेन करें अपने आप को जो भी उनका रीजन है। तो अगर मान लीजिए कोई रीजन है कि सच में कि अच्छे नहीं लग रहे, या लेट्स से कि बड़े अजीब से लग रहे हो, तो उस केस में भी इफ आई नो दैट आई एम अलाउड टू से कि अच्छा थैंक यू फॉर नोटिसिंग, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी, तो मेरे माइंड को इस सिचुएशन के लिए क्लोजर मिल गया, उसने दे दिया। तो वो बाद में जब से चले गए सामने वाले जो भी मुझे बोल के, और अगर मैंने उन्हें रिप्लाई नहीं किया होता एलोक्वेंटली, तो मेरा माइंड मुझे हॉन्ट करता रहता, ये बोल देती, वो बोल देती, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हाँ, आई थिंक इट हैपेंस विद एवरीवन। तो वो हॉन्ट करता, पर क्योंकि अब मेरे को पता है कि ग्रेसफुली मैं हैंडल कर लूंगी, आप कर लो मेरी बेइज्जती, आप कर लो इंसल्ट, आई विल स्टिल बी एबल टू हैंडल इट विद द ग्रेस, क्योंकि वो तो मेरे मैनर्स हैं। आप सामने वाला अपने मैनर से कर ले, बाद में अपने मैनर से जवाब दे दूंगी। तो वहां जब मेरे को पता है कि मैं क्लोजर दे सकती हूँ, फिर ना तो हमें एंग्जाइटी होती है, ना हमें डर लगता है, और ना ही हम लो ऑन कॉन्फिडेंस होते हैं। तो इधर से भी रेगुलेशन हो जाता है। ये सब हम मेडिटेशन और माइंडफुलनेस कोई भी एक्टिविटी करते हैं उससे ये कंट्रोल हो सकता है कि कोई अगर जवाब दे रहा है, हम कोई भी हमें कुछ कह रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया ना। मैंने बुद्धा जी की कहानी रात ही पढ़ी थी, तो उन्होंने कोई गालियां दे रहा था उनको, तो किसी ने आके बोला कि आपको गालियां दे रहा है, तो उन्होंने बोला उसने दी, मैंने ली नहीं। ये इट्स लाइक दैट ना। तो ये सब मेडिटेशन से वी कैन इम्प्रूव। हाँ, ये हो जाता है मेडिटेशन से। कितनी प्रैक्टिस? डेली
डेली 30 हाँ, डेली प्रैक्टिस फॉर मेडिटेशन। ड्यूरेशन वही आप 30 सेकंड से शुरू कर लीजिए। अगर हमें किसी को लग रहा है कि ये तो मेरे लिए मुश्किल है, जैसे आपने बोला ना कि किसी को लग रहा है इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मैं नहीं आंखें बंद कर सकता या कर सकती, आंखें बंद करती हूँ तो ये हो जाता है वो हो जाता है, तो 5 सेकंड कर लो, 1 सेकंड कर लो, पर आंखें बंद तो करो, वो अपने आप बढ़ेगा, वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। को कहना चाहेंगे कि मेडिटेशन अपनी लाइफ में वो जरूर लाएं। हाँ, इसका बेनिफिट उनके इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, एज वेल एज स्पिरिचुअली दे विल गेट स्ट्रांग। हाँ, एग्जैक्टली। तो अब बच्चों पे बात करते हैं मैम कि बच्चों के लिए मेडिटेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट। आजकल बच्चे हैं जंपिंग मोड, माइंड पॉपकॉर्न माइंड है ना, तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है कि मैं अपनी बेटी को बोलूं यू हैव टू सिट हियर फॉर 30 सेकंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए क्या मैं ऐसी टेक्निक यूज कर सकती हूँ कि आई विल प्रोवाइड देम द कलर्स, हाँ, तो उस पे कलर करो, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ माइंडफुल एक्टिविटी और मेडिटेशन। हाँ, वो माइंडफुल एक्टिविटी में आ जाएगी कि आप कलर्स कर लीजिए, लाइक पेंटिंग कर लीजिए या ड्राइंग कर लीजिए। हाँ, एट द सेम टाइम मेडिटेशन सीखना उनको भी ज़रूरी है, क्योंकि बड़े होकर सीखेंगे या करेंगे, क्योंकि करना रास्ता वही है। उनको आना ही होगा। जैसे जैसे आजकल हम सब जंक फूड खाते हैं, पर अल्टीमेटली आना हमें क्लीन ईटिंग पे ही पड़ता है। तो उसी तरह ही सबको आना तो पड़ेगा इसी ही रास्ते पे, पर देर सवेर। तो बच्चों के साथ हमारे पास ये मौका है कि वो अभी से अगर इसमें इंटरेस्ट जगा लें तो वो ऑटोमेटिकली बड़े होकर भी रिजिलियंट हो जाएंगे कि कुछ भी है लाइफ तो थ्रो करेगी चैलेंजेस, वो उसको हैंडल कर लेंगे। छोटे बच्चे, आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को लेके क्या स्टडी की एंजाइटी, पर आई फाउंड कि बच्चे इस तरह की एंजाइटी से गुजर रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि अगर हम दिस एक्टिविटीज हम करेंगे तो वो रिलैक्सेशन बच्चों को मिल सकती है। रिलैक्सेशन बिल्कुल मिल सकती है। उनको मेडिटेट करना भी हम ही सिखाएं। आई रिमेम्बर मेरी एक फ्रेंड होती थी एंड उसको मेडिटेशन, और वो भी ये कब की बात मैं आपको बता रही हूँ, 2011 या 12 की बात होगी। एंड वो उस समय पे मैंने सिटिंग मेडिटेशन जो है वो शुरू किया था प्रैक्टिस करना। तो वो मुझे कहती थी कि हम तो मेडिटेट करते हैं, लाइक वो और उसके भाई बहन तो बचपन से करते। तो मैंने कहा वाओ यार, तुम बचपन से कैसे कर रहे हो, तुम्हें कैसे शौक पड़ा बचपन से करने का। तो शी सेड कि हमें याद है कि हमारी मम्मा जब हम छोटे थे, एवरी संडे हमको कौन सा टेम्पल था, कोई सन टेम्पल था या बुद्धा टेम्पल, कुछ ऐसा टेम्पल था, वहां ले जाती थी और कहती थी यहाँ पे अब आधा घंटा बैठना है चुपचाप, उसके बाद मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगी। तो वो कहते हाँ, यस यू आर राइट, बस यही करना है बच्चों के साथ स्टार्टिंग में, कि उनको रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट करना है। बाद में रिवॉर्ड तो हट जाएगा, पर उसका जो रिवॉर्ड मेडिटेशन से मिल रहा है वो उसे वो कैरी अलोंग कर लेंगे। तो जैसे हम अपने बचपन की बात करेंगे, उस टाइम तो मेडिटेशन ये वर्ड फैमिलियर ही नहीं थे, हम सेम एज ही होंगे ना। तो उस टाइम क्या था कि मेरी एक्टिविटी, अगर आई विल डिस्कस कि सम टाइम मुझे चांद अच्छा लग रहा है, आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व, है ना। अब जैसे इस एज में आए, देन आई कम टू नो कि वो एक मेडिटेशन टेक्निक थी। सो ट्रू, वेरी ट्रू। तो बट वही अवेयरनेस की कमी थी उस टाइम में, है ना। अब लोगों को हम अवेयर करना भी चाहें, पर अब टेक्निक्स इतनी आ चुकी हैं कि अगर अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उस टेक्निक्स को फॉलो करके मेडिटेशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मैम, अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंसी पे दोबारा आए, क्या ये हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट करेगी? मेरी एग्रेशन जो है अगर बात करें तो उस पे क्या इफेक्ट करेगी, क्या, और मैं कैसे रेगुलेट कर पाऊंगी इन दोनों को, क्योंकि मेरी पर्सनलाइज लाइफ डिफरेंट होगी, प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट है। तो उनमें बैलेंस लाने के लिए फिर क्या मेरे को टेक्निक्स यूज करनी चाहिए? अब इस क्वेश्चन, चाहे ये क्वेश्चन दो अलग एरियाज ऑफ लाइफ में जा रहा है, एट द सेम टाइम इसका जो आंसर है ना वो एक ही है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरी पर्सनल लाइफ पे काम कर रहा है और मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे मैं कर ही नहीं पा रही। ऑटोमेटिकली इट विल स्पिल ओवर। मान लीजिए कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जेन्युइन इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब दिखावे का नहीं, नॉट टू फूल देम कि मैं पोलाइटली बात करती हूँ, बट यू नो नहीं चलेगा। हाँ, एग्जैक्टली, बट फीलिंग दैट यस आई हैव टू टॉक नाइसली और काइंडली बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम। तो जब आप अपनी उस इंटेंशन से, हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छे से बात करेंगे, तरीके से कुछ मांगेंगे, पूछेंगे, फीडबैक एक्सेप्ट करेंगे या फीडबैक देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी पर्सनल लाइफ में भी आएगा, इफेक्ट करेगा।
तो पर्सनल लाइफ जनरली मैं अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि शुरू लाइक चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आप अपने घर से शुरू कीजिए, अपने स्पाउस से, अपने बच्चे से शुरू कीजिए, उनसे अच्छे से बात करना, उनसे थैंक यू बोलना, उनको अप्रिशिएट करना। वो कह रहे हैं कि मार्केट चलो और आपके पास टाइम नहीं है या आपकी कॉल आने वाली है, तो रादर देन सेइंग कि नहीं नहीं तुम जाओ मैं नहीं आऊँगा, ऐसा बोलने की जगह बोलो कि ओ मैं आना तो चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरी कॉल है तो मैं अभी आ नहीं पा रहा, तो या तो इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दो, नहीं तो फिर कल चलेंगे, या वट एवर टाइम यू वांट टू गिव। आप घर पे शुरू कीजिए। हाँ, तो आप अपने घर में शुरू कीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपके प्रोफेशन में आ जाएगा। ये इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, जैसे आपने वर्ड्स की हेर फेर की, बात तो वही थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ आप, रेदर देन वी कैन यूज इन अ पोलाइट वे कि प्लीज कल देख लेंगे या कल चलेंगे। इट मीन्स द प्लीज, थैंक यू, दीज वर्ड वी कैन कंसीडर इन इमोशनल इंटेलिजेंस। Any other word, ma'am, if you will suggest us? बहुत सारे हैं, जैसे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड टेल कि आई वांट टू टेल यू समथिंग, हम उससे बोले आई वांट टू शेयर विद यू समथिंग, तो वहाँ पे भाव ही बदल जाता है। अच्छा जी। सो मेन मोटिव है दीप्ति जी कि हम तो कनेक्टिविटी आ जाती है, बॉन्ड कंसीडरेट होता है, जैसे ही भाव पता नहीं मेरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एग्जैक्टली, ओके। हाँ, तो वो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं कि हम ध्यान रखें। अब बहुत सारे, अब ये जब प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो उसमें क्योंकि वो टॉपिक चल रहा होता है, तो उस हिसाब से वो वर्ड्स आ जाते हैं जहाँ पे आई शेयर, बट स्टिल आई विल ट्राई टू पुट इन गिव सम मोर वर्ड्स जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए वर्ड्स के बीच में। हम सिनोनिम्स मान के चलते हैं फिनिश को और कंप्लीट को, पर फिनिश और कंप्लीट एक नहीं है, ये टोटली ऑपोजिट है। फिनिश मतलब खत्म हो गया, कंप्लीट मतलब पूरा हो गया। तो हम कहते हैं आई हैव फिनिश्ड। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले हमारे घर पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो किसी ने मेरे से बोला कि व्हेन इज इट गोइंग टू गेट फिनिश्ड। I said no, it will not get finished, it will get completed। हाँ, क्योंकि वो complete करना है, तहस नहस नहीं करना है। So there are such words जो words कितना बड़ा एक जादू ही कह सकते हैं कि ना, words की हेर फेर हुई तो वो उस सिचुएशन ही बदल दी उसने। हाँ, वेरी ट्रू, वो भाव बदलता है। सो देयर इज वन ऑफ माय पार्टिसिपेंट, दुबई से हैं, प्रीति नाम है उनका। ड्यूरिंग द हिप्नोसिस सेशन जब हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, क्या करना चाहिए एक हिप्नोटिस्ट को, कैसे ट्रीट करना चाहिए अपने क्लाइंट को, तो शी मेंशन कि दिस मीन्स दैट इंटेंशन मैटर्स। और यही एक स्टेटमेंट मैं हमेशा उनका नाम लेके ही हर प्रोग्राम में यूज करती हूँ, बिकॉज शी गेव 2 वर्ड्स फॉर द कंप्लीट थिंग कि इंटेंशन मैटर्स। भाव के बहुत मायने हैं, जैसे हम कहते हैं भगवान भी तो भाव के भूखे हैं। हाँ, जिस भाव से उस भाव से आपको वो भाव के भूखे हैं। तो अगर भगवान तक भाव के भूखे हो सकते हैं, तो हम तो इंसान ही हैं। तो भाव का ही सारा खेल है, और हम अपने वर्ड्स को चूज करके उन भावों को एक ऐसा मीनिंग, वो भाव ऐसा ला सकते हैं जिससे सामने वाले का भाव, आपने बोला कि कनेक्शन बनता है, वो भाव और हमारा भाव जुड़ जाता है। और शेयर वर्ड ने ही कहीं ना कहीं अपनी कनेक्टिविटी दिखा दी कि ये मेरे साथ क्लोज है और ये मेरे साथ शेयर करना चाह रहा है। तो अगर हम इसी से रिगार्डिंग अगर बात करें, इंटरव्यू टिप्स पे बात करें मैम, जो इंटरव्यू एंजाइटी है ना, वो कैसे रिमूव होगी? ये भी इसका कनेक्शन इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ है। कैसे? And thank you for bringing this topic with emotional intelligence, दीप्ति जी। इमोशनल इंटेलिजेंस तो हमारे इमोशंस के ऊपर ही है सारा, और हमारी एंजाइटी भी एक इमोशन है जो इंटरव्यू में आ जाती है। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस तो हर जगह हमें हेल्प करेगी कि हम इंटेलिजेंट कितने हैं। एंड जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, रिजिड नहीं होते वो, और वो डिटर्मिन्ड भी होते हैं। तो अब रिजिडिटी और डिटर्मिनेशन दोनों अलग हैं। नहीं तो हम कई बार सोच सकते हैं ना कि रिजिड और डिटर्मिन्ड को हम स्टबर्न मान सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। डिटर्मिन्ड मतलब कि मैंने सोच ठान लिया है तो अब मैं रास्ता बना लूंगा, ऐसा वाला। और वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और रास्ता तभी बनाएंगे जब फ्लेक्सिबल होंगे, अदरवाइज तो एक रुकावट आएगी तो वो कहेंगे कि अरे ऐसा हो गया या व्हाटएवर। सो इंटरव्यू में जब कोई भी जाता है, तो वहाँ पे जो, चाहे हम इंटरव्यू की बात करें वैसे, या पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, या ऐसे भी अगर हम बात करें कि अभी बैठे हैं आप और मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, जब मेरा फोकस आप पे आ जाएगा ना, कि जब मेरा फोकस आपकी थॉट्स पे आ जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप इम्प्रेस हो गए कि नहीं हो गए, आप कहीं मेरे बारे में कुछ और तो नहीं सोच रहे, जब मैं आपके ऊपर फोकस करूंगी, मैं एंग्शियस हो जाऊंगी।
ऑब्वियसली। और जैसे ही मैं ये समझ गई कि नहीं, आप पे फोकस ना करूं, मैं अपने पे फोकस करूं कि भाई मैं जो बता रही हूँ वो क्या बता रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, कौन से वर्ड्स में यूज करने वाली हूँ, मेरी टोन कैसी आएगी, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीजों में जब मैं खुद पे फोकस हो गई तो मेरे दिमाग के पास समय का एंजाइटी जनरेट करने का। बिल्कुल सही। एंड दिस इज व्हाट वी आई नीड। एग्री विद यू मैम। हम अक्सर ये सोचते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, एब्सोल्युटली। तो वही ये सिनेरियो सब जगह है। तो आपका कहना है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू, जब भी कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो हमें फोकस खुद पे करना है, रेदर देन कि जो भी इंटरव्यूअर जो ले रहा है, कंडक्ट कर रहा है, उनके बारे में हाँ, उनके थॉट्स पे ना जाएं हम कि वो क्या सोच रहे हैं, वो उनका मसला है, वो अपने आप देखेंगे उनको क्या सोचना क्या नहीं। मैं अपना बेस्ट दूं, मैं पूरी वैल्यू दूं। आई ऑलवेज से जितने भी इंटरव्यूज मैंने स्टार्टिंग के 2 इंटरव्यूज को छोड़ के, क्योंकि उनमें मैं रिजेक्ट हुई थी अपने कॉलेज के बाद, जो मैंने 2 इंटरव्यूज ये रिजेक्शन एंजाइटी लाता है मैम और डिमोटिवेट करता है। आपको कैसा लगा? आपको टाइम दैट्स एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे चांस दे रहा है वापस उस समय में जाने का जब मैं वो दोनों बारी रिजेक्ट हुई थी, और पहली बारी तो मेरे पास सिफारिश भी थी। अच्छा, फिर भी रिजेक्शन फिर ज्यादा दुख लगता है और फिर थोड़ा लगता है कि कहाँ कमी रहेगी ना। हाँ, ये लगा था सेकंड वाला जो था। पर हाँ, एट द सेम टाइम ना, जो पहले वाला था वहाँ पे मेरे पापा के नोन थे, हिंदुस्तान टाइम्स में वैसे लगनी थी, क्लरिकल जॉब ही लगती, 2004 की बात है। अच्छा जी। पर वहाँ पे जब मैं गई, उन्होंने इंटरव्यू मेरा लिया, तो उस समय पे मतलब मैं जो भी बोल रही थी छत को देख के बोल रही थी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने चाहे मुझे रिजेक्ट किया हो, पर उन्होंने मुझे ये चीज़ बता दी। उन्होंने ये बोला कि प्रबलीन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, दे वर वेरी काइंड इनफ टू मी, मेकिंग आई कांटेक्ट। हाँ, उन्होंने ये वर्ड्स नहीं यूज किए, उन्होंने ये बोला कि नेक्स्ट टाइम या आप जब भी इंटरव्यू दो ना, आप ध्यान रखना कि आप कभी भी सीलिंग को मत देखो, आप सामने देखो। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही बोला, ऑन द स्पॉट उन्होंने बोला। हाँ, जाते समय पे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे लो ऑन कॉन्फिडेंस या कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसा कोई वर्ड यूज ही नहीं किया। सो दे वर वेरी काइंड। आई ऑब्जर्व एज अ कि इफ वी वर watching towards ceiling, तो it's just lack of confidence है हमारे में। हाँ, वो मैं बात कर रही हूँ कि they were not, कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, या हमारी प्रेपरेशन नहीं है, तो हम वो सोचने के लिए भी ऊपर देखते हैं। अच्छा, ना, तो वैसा हो जाता है, हम एक्सेस करने के लिए ना ऐसा सोच रहे हैं, आईज ऊपर नीचे जाएंगी, वैसा हो जाता है, तो हो सकता है। तो वो एक था मेरा पहला रिजेक्शन। तो जहाँ पे मुझे इस चीज का दुख तो नहीं हुआ कि मैं रिजेक्ट हो गई, पर मुझे इस चीज का जरूर दुख हुआ कि जो सैलरी वहां मिलनी थी अब वो मुझे नहीं मिलेगी, बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग टू अर्न द मनी। क्योंकि कितना होगा, 2004 की बात है, तो कितना होगा, 21 ईयर्स में भी या 22 ईयर्स ऐसा करके कुछ एज रहा होगा मेरा। समय होता है बच्चों को कि अपने आप अर्न करने की थोड़ी सी लालसा होती है। तो वो था। फिर सेकंड टाइम जो मैं इंटरव्यू देने गई, कैन यू इमेजिन, मैं अपना रिज्यूमे ही नहीं लेके गई। ओह माय गॉड। मैं ऐसी चली गई, फिर मतलब अपनी डिग्रीज ले गई सारी है, बट देयर वाज नो रिज्यूमे। सो वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहे थे, दैट लेडी आस्क्ड ओके गिव मी योर रिज्यूमे। वो बिजी थे बहुत, तो कहते आप रिज्यूमे दे दो फिर मैं आपको बुलाऊंगी। आई हैव नथिंग, डिग्रीज है बस। आपको तभी पता चला कि रिज्यूमे नहीं लाए, कि आपको था कि मुझे पता ही नहीं था कि रिज्यूमे भी लेके जाना है। हाँ, तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ अनअवेयरनेस दैट वाज देयर, है ना। तो फिर मैं कहा ओ मैम करके जो भी है, तो शी वाज आल्सो वेरी काइंड। शी सेड, उसने मुझे बिल्कुल फील नहीं कराया कि हाँ ऐसे करके कि अच्छा लेके नहीं आई और इंटरव्यू देने आ गई हो, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। उन्होंने बहुत कंपैशनेटली बोला कि दैट्स ओके, आप रिज्यूमे ला के यहाँ पे इनको दे जाइएगा, देन आई विल गो थ्रू इट। पर मैं समझ गई थी, मतलब मेरी हिम्मत नहीं रही थी कि मैं दोबारा आऊँ, और क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना इंप्रेशन तोड़ दिया था और मैंने वहाँ दोबारा ट्राई नहीं किया। पर हाँ, इसके बाद फिर विद द ग्रेस ऑफ गॉड जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, एवरी इंटरव्यू आई गॉट सिलेक्टेड, क्योंकि विद दीज 2 इंटरव्यूज जहाँ पे मेरे को फीडबैक मिला, उसके बाद मैंने बहुत प्रैक्टिस की, रिज्यूमे बनाया पहले तो सबसे पहले अपना, और उसके बाद फिर मैं रिहर्स ही करती रहती थी कि मुझे क्या बोलना है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में क्या बोलना है। तो मिरर प्रैक्टिस, हाँ, मिरर प्रैक्टिस पहले तो लिखती थी। तो आई विल सजेस्ट एवरीवन कि हम लिखने को नजरअंदाज ना करें, अवॉइड करते हैं आजकल के खासकर बच्चे हैं। यू आर राइट,
कि अवॉइड करते हैं, लिखने को मत बोलो, हम ऑडियो दे देंगे। हाँ, एग्जैक्टली। सो लिखना बहुत जरूरी है। मैं लिखती थी हर क्वेश्चन का कि व्हाई शुड वी हायर यू, तो उस पे लिखती थी। फिर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ओके व्हाट इज योर वीकनेस। हाँ, मतलब कि कितनी बार आपने लिखा? डेली या डेली नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए कल इंटरव्यू है तो बिफोर 2 days यू स्टार्ट द प्रिपरेशन एंड ऑल। एग्जैक्टली, तो वो क्वेश्चंस जो पता ही होते हैं पूछेंगे, तो उसके ऊपर आंसर्स लिख के फिर उन आंसर्स को 3-4 बारी पढ़ा, फिर ऐसे करके एक बारी खुद से बोला, मतलब बिना प्रैक्टिस में आए खुद से ही बोला कि याद है कि नहीं है। फिर उसके बाद मिरर के आगे जाके उस चीज पे ये चेक किया कि जो मैं बोल रही हूँ उसके साथ मेरा फेशियल एक्सप्रेशन जा रहा है, कि ब्लैंक फेस से ना बोल दूं कहीं। तो जो मिरर प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं हमारे एक्सप्रेशंस पे वर्क करती है, और कितनी जरूरी है मैम? ये बहुत जरूरी है दीप्ति जी। किस किस चीज के लिए? जस्ट फॉर ओनली इंटरव्यू? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, एंड आई नो कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, हर चीज के लिए। अगर मेरे को कोई स्पीच देना है तो उससे पहले भी मैं मिरर प्रैक्टिस करूँ। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी बुक्स जहाँ पे मिरर प्रैक्टिस की टेक्निक्स ही हैं कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, तो आप मिरर के सामने ही खड़े होकर वैसा बिहेव करो कि जब आपको वो मिल जाएगा तो आप क्या करोगे। मैनिफेस्टेशन, या कि अगर मैं कुछ भी बनना चाह रही हूँ तो मैं खुद को फील करूँ एट द फ्रंट और वैसा बिहेव करूँ। अच्छा, एग्जैक्टली। तो इट एक्चुअली ब्रिंग्स इन दैट इन अस। तो ये वर्क करता है? ये वर्क करता है, बिल्कुल वर्क करता है। आपने कभी ट्राई किया? हाँ, किया है, बहुत बारी किया है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रूटफुल रहता है। ये फ्रूटफुल आज की जनरेशन आई थिंक मैम यहीं पे लैक कर रही है। मे बी दे आर बिट यू नो वी कैन से कि जो आजकल की टेक्निक्स हैं उनके ऊपर उनका फोकस, फोन ले लो या कुछ भी है उन पे ही है। दे आर कंप्यूटर से भी वी कैन से, तो दे कंसीडर कि हम तो कर लेंगे। तो ये जो हम कर लेंगे, हम इंटरव्यू तो इट्स जस्ट गेम ऑफ राइट हैंड ना। क्या सच में आजकल की जनरेशन को ये टेक्निक्स अपनानी चाहिए कि मिरर प्रैक्टिस या जर्नलिंग या कुछ इस तरह की टेक्निक्स, या फिर दे आर दैट मच यू नो अवेयर अबाउट दैट कि नहीं हम तो कर लेंगे? आई वुड लाइक टू आंसर दैट, और मैं इसको बहुत ऑनेस्टी से ही आंसर करूँगी कि बिल्कुल करना चाहिए। बिकॉज अगर अब की जनरेशन ने ये नहीं किया तो बहुत ही डिप्रेसिंग टाइम्स आ सकते हैं उनके लिए भी और फिर उनके आने वाली जनरेशन के लिए भी। वो कैसे? क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं है तब तक मास्टरी नहीं है, और अगर मास्टरी नहीं है ना तो फिर हमारा कोई ना तो प्रमोशन है, ना फिर ग्रोथ है, और ना ही हमको अंदर से संतुष्टि मिलती है। सो आज की डेट में 90% या 80 to 90% जो यूथ है, दे आर डिप्रेस्ड, दे आर एंग्शियस, दे आर सो अग्रेसिव। व्हाई? बिकॉज वो अपने अंदर की जो एनर्जी है ना वो उसको ट्रू पोटेंशियल के वे में यूज नहीं कर रहे, वो उसको ऐसे ही लेथार्जी से रहकर मोबाइल पे गेम्स खेल ली। बाहर भी नहीं कोई जाता आजकल तो खेलने, वीडियो गेम्स ही खेलते हैं। They are just focused the phone and TV and all ना। तो वो सारी जो उनकी एनर्जी है वो सब सप्रेस हो रही है अंदर, और वो अंदर कैसे निकलेगी वो? तो वो निकलने के फिर अलग अलग तरीके ढूंढ लेती है, एंग्जाइटी से, एग्रेशन से, पैनिक से, गलत रास्तों पे जाने से, वहाँ से वो सब ढूंढ रही है। पर यही अगर वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का कोशिश करें, ओनली देन दे विल बी एबल टू लिव अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। एंड वैसे भी चाणक्य की एक सेइंग थी कि अगर राजा या अगर कोई जो हार्ड वर्किंग लोग हैं हमारे सोसाइटी में, वो अच्छा समय लेके आते हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इकोनॉमी बढ़ेगी, सब होगा, और आपका दिमाग भी इधर उधर गलत जगह पे नहीं जा रहा, क्योंकि यू आर सो ऑक्यूपाइड इन डूइंग द थिंग व्हिच नीड्स टू बी डन। और जब अच्छा समय आएगा तो वो पैसा लेके आएगा, लाइक कंफर्ट लेके आएगा, लग्जरीज लाएगा। लग्जरीज आएंगी तो आप आराम करने का सोचोगे, तो फिर वो लेजी पीपल ले आएगा। अब लेजी पीपल जो है वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो वो बुरा समय ले आएगा। तो ये चक्र है, पूरा सर्कल है। वो एंड स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट रिमेन्स। यस, ये साइकिल है। अब इस साइकिल को हम भेद सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं, अगर हम ये समझ जाएं कि कंफर्ट हमारे पास आ गया है पर हम हार्डवर्क करना ना छोड़ें, हम अपनी एफर्ट्स ना छोड़ें। तो आप आज की जनरेशन को ये कहना चाहेंगे कि उनकी नॉलेज, दे आर अवेयर, सब कुछ है,
बट हार्ड वर्क वो कंटिन्यूटी में रखें। हाँ, एफर्ट्स डालें, जरूर डालें, क्योंकि उनसे ना उनको बहुत सुख मिलेगा, मिलता भी है। आई हैव सीन चिल्ड्रन की जिनको मैंने कभी जब भी Guide कभी किया हैंडल आपने। किया है, गाइड किया है या कोच किया है, और ऐसे ही होते हैं लेजी से, ये मन नहीं वो मन नहीं, आते तो वो मेरे पास इसलिए हैं कि भाई ये मिसबिहेव करता है तो इसको थोड़ा कोच कर दो, वो मिसबिहेवियर के लिए आते हैं, पर उनका मिसबिहेवियर छुपा होता है कुछ ना करने में। तो जब वो करना शुरू करते हैं, लेट्स से कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को ही समझना शुरू कर दिया रादर देन चैट जीपीटी से उनका रिव्यू निकाल के असाइनमेंट में हाँ, मैं भर वही के। कह रही हूँ ना कि उनके लिए अवेयर हाँ। हैं, तो वो उनको पता है कि इजी वे ये है। अगर हम बात करें कि अभी आपने बोला कि मेरे पास आते हैं, तो मैम इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है वो एज पे डिपेंड करती है कि ये टीन एज को ज्यादा रेगुलेट करने चाहिए इमोशंस, छोटे बच्चों के तो होते ही हैं, ऐसा कुछ है? पावरफुल क्वेश्चन दीप्ति जी। हर किसी को जरूरत है, हर किसी को। और आप ही के क्वेश्चन से मैं अब ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर बचपन में कर लिया है किसी ने अपने आप को, तो वो टीनेज में फिर उसको जरूरत नहीं, फिर तो वो लाइफस्टाइल बन गया उसका। अब अगर अडल्ट्स को जरूरत पड़ रही है, वो इसलिए पड़ रही क्योंकि उन्होंने अपने टीनेज में या बचपन में नहीं वो किया, तो अब उनको सीखना है। पर जिसको पहले से ही आता है या जो पहले से ही इसको प्रैक्टिस कर रहा है, फिर तो नहीं है। हाँ, फिर वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो पेरेंट को एक छोटी एज में ही उनके इमोशंस को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि टीन एज में जो आजकल वो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस ही इजीली हैंडल कर पाएंगे। वेरी ट्रू। एंड यू नो, अब जैसे आपने पेरेंट्स वाला एस्पेक्ट अभी जस्ट दोबारा लिया है, तो एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि पेरेंट्स को टाइम भी स्पेंड करना चाहिए बच्चों के साथ, चाहे कितना भी कम हो, चाहे 5 मिनट ही हो, चाहे किस वे में मैम? वे में एज इन कि रादर देन कि हम 4 लोग या हम 2 लोग जितने भी हैं आपके बच्चे और फैमिली में, तो आप उनके साथ से मोबाइल पे अपने अपने बैठे हो साथ में, उसकी जगह ये है कि मोबाइल टीवी बंद करके वैसे बात करना। अच्छा, वैसे ही बात करेंगे। हाँ, टॉपिक ले लो कि क्या किया आज तुमने, बताओ। हाँ, समटाइम मदर किचन में है तो हम बच्चों को वहीं इनवाइट कर सकते हैं कि चलो बताओ, और मैं खाना बना रही हूँ। एग्जैक्टली। तो दीज एक्टिविटी कहीं ना कहीं एक अच्छा बॉन्ड बनाएगी जो लैक कर रहा है। हाँ, या फिर हमें पता, जनरली पेरेंट्स को पता होता है, बस हाँ जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, इग्नोर कर देते हैं या अवॉइड कर देते हैं, तो पेरेंट्स को पता होता है कि कौन से बच्चे, कौन से फ्रेंड के साथ इसकी लड़ाई है या कौन से फ्रेंड ने क्या किया है, तो आप उसके बारे में बात कर लो कि अच्छा कैसे चल रहा है, फिर उसके इमोशंस के बारे में पूछ लो कि कैसा लगता है तुमको। तो ये हेल्प करते हैं बच्चे को, अगर पेरेंट्स इस तरह का टाइम स्पेंड करते हैं तो बच्चे के इमोशन रेगुलेट होंगे उससे। हाँ, बिल्कुल होंगे। और मैंने ये देखा है, मैं अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से भी आपको बता रही हूँ, नॉट ओनली फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ माई क्लाइंट, फ्रॉम माई ओन पेरेंटिंग ऑल्सो, कि जैसे ही ये चीज की है बच्चों के साथ, बच्चे टच वुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड दे स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू अस। वो हम में ढूंढते हैं सपोर्ट। कहीं ना कहीं लैक कर रही है पेरेंट्स और बच्चे को लेके, जो कि पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे हैं, बच्चे उनसे अपार्ट आ रहे हैं। exactly. फिर वो कहीं ना कहीं बैड कंपनी वी कैन से वो बाहर ढूंढते हैं, वो कॉर्नर जो उनको पेरेंट्स के बिहाफ पे मिलना चाहिए था वो बाहर ढूंढ रहे हैं। फिर वो कैसा ढूंढेंगे, गुड और बैड, दे आर नॉट अवेयर दैट मच। एब्सोल्युटली। अब अगर बोले मैम कि कुछ हाई EQ होता है जिनका ना, तो उनके लिए उनको एक्सपीरियंस करना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंसी का, कि जरूरत ही नहीं है? हाई और लो का कुछ है इसमें? हाई इमोशनल कोशेंट या लो इमोशनल कोशेंट बस इसी पे डिपेंड करता है कि किसमें कितनी क्षमता है किसी सिचुएशन को हैंडल करने की। तो जो सिचुएशन को हैंडल कर रहा है ऑलरेडी अच्छे से, और अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स को सीखता है या उस सब्जेक्ट को और पढ़ता है, तो लाइफ इज समथिंग कि जो थ्रो करती चली जाएगी। जो आप एक लेवल क्रॉस करोगे तो वो नेक्स्ट लेवल का भेज देगी आपके पास कि अच्छा बताओ ये हैंडल कर लोगे। तो इसीलिए तो उस वजह से जितना हम सीखें, जितना हम जान लें, जितना हम सीख लें, तो हमें पता होगा अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कि हमें क्यों पता हो या हम क्यों जाने। बेसिकली हम जब भी मिसबिहेव करते हैं या हम किसी सिचुएशन को अगर अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं ना दीप्ति जी, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अगर कुछ हुआ है ना, मेरे दिमाग को एक झटका लग जाता है, शॉक, कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कौन बोलता है, ऐसे कौन करता है, ये ऐसी थॉट्स मेरे मन में आती हैं जो शॉकिंग थॉट्स हैं। बट अगर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को स्टडी करके रखा
हुआ है, रखा हुआ है, सॉरी बोलना गलत होगा, रखा नहीं हुआ बट मैंने सब्जेक्ट्स को Prepare पढ़ा हुआ है और मेरे को पता है चीजें, तो कोई सिचुएशन होगी ना, माय माइंड विल डायरेक्टली रिलेट कि ऐसा होता है, इट्स ओके, मैं जानती हूँ ऐसा होता है, आई हैव अ वे टू हैंडल इट। कि हमने अपने माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड को हमने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। एग्जैक्टली। तो हम ये इमोशनल को हाँ, रेगुलेट exactly. कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मैम सेल्फ अवेयरनेस इक्विवेलेंट टू सेल्फ एस्टीम और इट्स डिफरेंट? I will say कि self awareness plus self regulation is equal to self esteem. You put the one new word, there is a self Regulation. वो मैं इसलिए कह रही हूँ दीप्ति जी, क्योंकि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलती हूँ कि मुझे अवेयरनेस है कि मुझे गुस्सा आ जाता है अगर कोई मेरे से पोलाइटली बात ना करे, तो ये अवेयरनेस है। तो गुस्सा तो फिर भी आ ही रहा है ना, और मैं गुस्से में बैकफायर भी तो कर ही रही हूँ अवेयरनेस होने के बावजूद भी। और आप देखेंगे कि जब जब हम किसी सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल नहीं कर पाते, तब तब हमारा सेल्फ एस्टीम और चोट खा जाता है और वो और कम हो जाता है। अच्छा जी। तो क्योंकि बुरा हमें भी लगता है, रेगुलेट करेंगे। हाँ। आप बात कर रहे हैं कि हम अवेयर हैं, ठीक है जी, एस्टीम भी है, बट अगर वो रेगुलेटर को अपने अकॉर्डिंग आप करोगे तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, तब इक्विवेलेंट होगा। तो और ये मैंने अपने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में भी नोटिस किया दीप्ति जी। मैं अपने क्लाइंट्स का तो क्या ही बोलूं, क्योंकि वहां तो मैं सिखा रही हूँ, ट्रेनर के पर्सपेक्टिव से चीजें करती हूँ, बट वो चीजें हमें भी प्रैक्टिस करनी होती हैं, बिकॉज ओनली देन इट विल मेक सेंस टू माई पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। तो मैंने यही नोटिस किया है कि कभी कोई सिचुएशन अगर मैं हैंडल नहीं कर पाई, जहाँ पे मैं स्लिप कर गई, जो मेरे को समझ थी वो समझ नहीं दिखा पाई, तो सामने वाले को तो जो बुरा लगा वो लगा होगा, मुझे नहीं आइडिया, पर मुझे बहुत बुरा लगा है कि मेरे अंदर एक बेचैनी रही है, वो शांति नहीं हुई। ऑन दी अदर हैंड मेरे को वो सिचुएशंस भी अपनी लाइफ की याद हैं जहाँ पे इतना ही कोई भयंकर चीज हो गई सिचुएशन के वे में, और जिसको मैंने ग्रेसफुली हैंडल कर लिया, बिना अपना आपा खोए, बिना नेगेटिव थॉट के, बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। उस भयानक सिचुएशन के बावजूद भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। एकदम से मैंने अपने आप को स्टैंडिंग टॉल, हेड हेल्ड हाई फील किया है। तो इसीलिए जब तक रेगुलेशन नहीं आएगा अवेयरनेस के साथ, एस्टीम हमारी नहीं बढ़ पाएगी। तो एस्टीम को हाई करने का तरीका भी यही है कि हम अवेयर तो हैं पर रेगुलेट भी करें। रेगुलेट भी हैं। अब हम बात करते हैं कि मैम मोस्टली बच्चों को क्या, हमें भी अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ नहीं पता होती है ना, तो क्या ये सेल्फ अवेयरनेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, या फिर हम अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट करें कि ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है? प्रोफाउंड क्वेश्चन, और ये एक्चुअली में मुश्किल है, जो वीकनेस स्पेसिफिकली। वैसे स्ट्रेंथ भी मुश्किल ही है दीप्ति जी, ऐसा नहीं है कि हाँ स्ट्रेंथ हमें पता होती है। सो बच्चों के लिए एक तो सबसे पहले कोई अगर कुछ बता सकता है तो वो है उनके टीचर, उनके पेरेंट्स फर्स्ट एंड टीचर्स। तो पेरेंट्स का, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, कि वो पूरा ध्यान रखें कि ये कैसे बात करे दूसरों से। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है बच्चा मम्मी पापा से तो अच्छे से बात कर रहा है पर दादू दादी से नहीं अच्छे से बात कर रहा, तो वहां पे एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि कल को फिर दादू दादी हम भी बनेंगे, बिल्कुल, है ना, तो फिर उनके बच्चों को वो नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बोला। सो हमको वो चीजें ऑब्जर्व करनी है और वहीं पे उनको गाइड करते चले जाना है। सो जैसे मुझे ध्यान है कि जब मेरा बेटा अब तो 12 साल का है, पर जब वो छोटा था 6-7 साल का होगा, और मेरी बेटी बड़ी है, शी इज नाउ 18 years old, पर जब वो 7 साल का तो वो 12 साल की होगी, 5 साल का इनमें गैप है। तो जब मेरी बेटी की फ्रेंड आती थी और ये नाम लेके बुला देता था कि दीदी, लेट्स से कि परी आई है, दीदी इशिका आई है, ऐसा बोल देता था। अच्छा, खुद की दीदी और फ्रेंड है ना, ऐसे इशिका आई है, तो उसी समय पे मैं उसे बोलती थी कि शिव दीदी लगाओ, दीदी बोलो दीदी, इशिका दीदी आई है, परी दीदी आई हैं। इनफैक्ट एक बारी उनकी फ्रेंड की मॉम भी साथ में थी, मोनू की फ्रेंड की मॉम, तो उन्होंने बोला भी कि नहीं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई सेड अभी नहीं पड़ रहा, पर यही चीज जब वो सीख लेगा और बड़ा हो जाएगा ना, इसको पता भी नहीं चलेगा ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है किसी के लिए। तो ऐसी ये कितनी छोटी चीज है कि दीदी नहीं ना लगाया तो क्या हो गया, कोई अब्यूज तो नहीं किया, बट स्टिल एज अ पेरेंट्स भी आजकल ये कहते हैं फिर क्या हुआ अगर दीदी नहीं लगाया, है ना, दादी जी नहीं बोला दादी बोल दिया, क्या हुआ दादी इधर आ,
हाँ। ये नॉर्मल टॉक्स हैं, फैमिली टॉक्स, और पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्स होता है कि फिर क्या हुआ, है ना। तो उस समय बीइंग अ मदर आप वहां टोकना बच्चे को पसंद करेंगी कि नहीं, आपको ऐसे ही बोलना है, इधर आनी इधर आओ ही बोलना है? थैंक यू फॉर सेइंग दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, क्योंकि बिल्कुल बस इसमें मैं एक वर्ड चेंज करना पसंद करूंगी कि मैं टोकना की जगह उसको गाइड करना, अपने मन में बोलूंगी कि मैं गाइड कर रही हूँ। हाँ, मैं अपने मन में ही नहीं रखूंगी कि मैं टोक रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने मन में ही सोचा कि अब मुझे टोकना पड़ेगा, उसी समय मेरी टोन बदल जाएगी, ऑथेंटिक हो जाएगी। हाँ, मतलब अथॉरिटी, हाँ, अथॉरिटी वाली आ जाएगी। और जैसे ही मैं सोचूंगी कि अभी मेरे को इसे गाइड करना होगा, तो मेरी टोन एक ना कंपैशन वाली जो टोन होती है, ठहराव वाली गहरी टोन जो होती है, बहुत अच्छा वैसे आपने वो भी बताया कि वर्ड्स का यूज चयन करना कितना जरूरी है। ट्रू। अथॉरिटी अगर हम बच्चे को एक अलग वे में बोलेंगे तो बच्चा उसको कमांड समझेगा, वो फॉलो नहीं करेगा, रिबेल कर जाएगा। हाँ, अगर वही हम उसको एक स्मूथली वे में बोलेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा एंड नेक्स्ट टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। हैविंग सेड दिस, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि देयर विल बी टाइम्स इन अवर लाइफ जहाँ पे हम अथॉरिटी ही दिखा पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे जब बच्चा बहुत ज्यादा ही कुछ शैतानी कर रहा है। तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो ये ना समझे कि हमें हमेशा ही, क्योंकि हाँ, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा नहीं होती, मौसम भी बदलता है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही तो एज पर द सिचुएशन इट्स ओके कि अगर आपने कभी उसको डांट दिया या स्ट्रिक्ट हो गई, अथॉरिटी भी दिखा दी, तो अगर पेरेंट्स अथॉरिटी नहीं दिखाएंगे तो कौन है दिखाने वाला? बाकी लोग तो गलत रास्ता दिखाने में ज्यादा आगे रहेंगे, पेरेंट्स ही हैं जिनको होगा कि नहीं, गलत रास्ते पे ना जाए। और दूसरी चीज ये कि एज अ पेरेंट मैं पेरेंट बनने का ज्यादा कोशिश करूं, एफर्ट डालूं, रादर देन कि फ्रेंड बनने का, क्योंकि फ्रेंड्स तो उनको हजारों मिल जाएंगे, पेरेंट मम्मी उनको कोई नहीं मिलने वाले। ये तो बोलते हैं कि आजकल पेरेंट को अपने बच्चों के फ्रेंड्स बनना चाहिए। हाँ, इसमें आपने बहुत ही खूबसूरत बात बोली है, इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूंगी ताकि हम सारे जो व्यूअर्स हैं वो उसमें क्लियर हो जाएं। हमको फ्रेंड नहीं, फ्रेंडली होना है। ओके, तो फ्रेंड क्या डिफरेंस है? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। जो फ्रेंड है ना, वो दोस्त हो गया, यार है ना, सहेली ये हो गया, तो मतलब कि कंधे पे हाथ डाल के भी जा रहे हैं, तू तड़ाक भी कर रहे हैं, दोस्त तो वही हुआ। तो जैसे ही हम बोलेंगे आज से मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो बच्चा भूल जाएगा कि ये मम्मी है, तो वो जैसे अपनी फ्रेंड के साथ बोलती है या बोलता है वैसा वो मेरे साथ बोलेगा कि, और फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मेरा रोल वो है ही नहीं, आई एम हर और हिज मॉम। तो मुझे फ्रेंडली जरूर होना है उनके साथ, ताकि वो मेरे में सपोर्ट सिस्टम ढूंढ सकें या फिर वो मेरे साथ ओपन हो सकें। पर फ्रेंड बन जाऊंगी अगर मैं, तो पेरेंट कौन बनेगा उनका? ऑब्वियसली पेरेंट तो मैं ही बन सकती हूं। क्या डिफरेंस है फ्रेंड और फ्रेंडली की? मुझे फ्रेंडली कैसे होना है? फ्रेंडली जैसे कि मुझे उनसे जब बात करनी है तो एक ओपन वे में बात करनी है, जो कि डिफिकल्ट होगा। मैं अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ कि ये मैं बता रही हूँ, पर ये मुश्किल हो जाता है कि आपको कभी किसी अपने बच्चे की बात अच्छी नहीं लग रही, आपको लग रहा है तो बहुत गलत काम हो गया या गलत रास्ते पे जाने वाली डायरेक्शन हो गई, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्रेंडली होना। एंड इट्स ओके अगर आप उस समय पे फ्रेंडली ना रह पाए। अगेन आई विल से कि मैं ये नहीं कह रही कि हम 24/7 फ्रेंडली रहें। इट्स जस्ट दैट कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम अपने आप को ट्रेन करें कि मुझे फ्रेंडली रहना है। तो इट इज अ पेरेंट्स ट्रेनिंग ऑल्सो, सेल्फ ट्रेनिंग कि मुझे फ्रेंडली रहना है। कहीं पे स्लिप हो जाएंगे बट इट्स ओके, पर वापस आ जाए, फिर दोबारा उस सिचुएशन में स्लिप ना करें, ना लेके रखें, सिचुएशंस को हैंडल करके अगेन सेम। एग्जैक्टली। सो मैम, हम वीकनेस और स्ट्रेंथ पे ही बात कर रहे थे कि हम कैसे पहचान सकते हैं अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को, और ये कितनी इम्पोर्टेंट रोल, कितना रोल इनका है हमारी लाइफ में, कितनी इम्पोर्टेंट है अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता होना। गहरा क्वेश्चन है। बिल्कुल। और पता होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वीकनेस नहीं पता तो वो ही करते चले जाएंगे और वो वीकनेस और वीकनेस बनती चली जाएगी, मतलब और वो अगर कुछ गलत है तो वो गलत ही बनता जाएगा। इनफैक्ट इसी से मुझे ध्यान आया कि कल ही मेरा किसी के साथ कोचिंग कॉन्वर्सेशन था और हम टोन के ऊपर बात कर रहे थे। एंड दे आर अडल्ट, वो चाइल्ड नहीं है या टीनेजर नहीं है। तो मेरी उनसे बात चल रही थी एंड हम कुछ टोन की बात कर रहे थे एंड दे मेंशन कि हाँ, टोन का प्रॉब्लम तो मेरा बचपन से है। अब देखो, अवेयरनेस भी है पर किया कुछ नहीं। हम उसे रेगुलेट नहीं कर रहे ना उसको, हम टोन तो हाई है
तो कहाँ कम रखनी है, कहाँ ज्यादा, वो चीज हाँ, नहीं तो है। उस पे सोचा ही नहीं कभी। हाँ, तो मतलब ये कि वीकनेस अगर हम सबसे पहली बात ये कि वीकनेस को वीकनेस भी माने, एक्सेप्ट करना। हाँ, अगर उसे बैज ऑफ ऑनर मान लिया कि हाँ मैं तो ऐसी ही हूँ, हाँ, इम्प्रूवमेंट के तो चांसेस फिर क्या ही हम इम्प्रूव करेंगे, उसको तो हमने जस्टिफाई कर दिया फिर बिल्कुल। कि ठीक है मेरी हाई पिच हो जाती है तो क्या हो गया, अब मेरा मन तो साफ है। हाँ हाँ बिल्कुल, यही होता है, है ना? पेरेंट्स में यही हाँ। प्रॉब्लम आ रही है कि हाई पिच है पर प्यार तो करती है ना हाँ, अपने बच्चों पर को। ये है कि अब कोई मन में तो बैठा नहीं हाँ, जो ये देख लेगी अच्छा इसका तो मन साफ था, बस पिच ही निकल गई। उनके लिए तो जो आपने बोला उनको वही लगेगा कि मन में भी यही है। तो वीकनेस हमारी पता होनी हमें बहुत जरूरी है, और उसके ऊपर फिर उसको ठीक करने के लिए फिर काम करना है अपने। और ठीक करने के लिए जो काम करना है ना दीप्ति जी, वो ऐसा नहीं होगा कि कोई कैप्सूल खा लेंगे और वो ठीक हो जाएगी। हमको कोई बीमारी नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली, यू सेड इट सो राइट। तो हमको अपने आप को डेली बेसिस पे ना याद दिलाते रहना होगा कि आज ये नहीं करना, कोई अगर सिचुएशन हुई तो ये नहीं बोलूंगी, माइंड को मैसेज। हाँ, जितना हम अपने आप को रिमाइंड कराएंगे या जितना हम अवेयर रहेंगे उतना वो हम कम करेंगे, और कम करते 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 वो जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिक जो वीकनेस है। बिल्कुल। और जो स्ट्रेंथ्स हैं, और कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि वीकनेस को कैसे पहचाने, हाँ जी। तो जब तो हम बच्चे की स्टेज पे हैं तो उसमें मैं इतना नहीं कह सकती कि वो खुद सोच लें, वो खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर लें, वहाँ पे पेरेंट्स टीचर्स बताएंगे। पर हाँ, जो बच्चे एज इन जो टीनेजर्स हैं 12 एंड अबव के, थोड़ी समझ आ जाती है उनमें, दुनियादारी शुरू हो जाती है उनकी भी, तो उस केस में किसी भी सिचुएशन में अगर उनको अच्छा नहीं लगा ना, मतलब जहाँ पे उनको घुटा घुटा फील हुआ, घुटा इज द फीलिंग, घुटन वाली फीलिंग जहाँ आई, वो मतलब वहाँ पे वो वीक हैं। जैसे मैम एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे मान लो कि किसी एक बच्चे को उसके फ्रेंड ने इंसल्ट कर दिया, आजकल कॉमन है ये ना, पीयर प्रेशर या बच्चे की बुलिंग, ये बड़े न्यूज़ भी आ रही है ना इसके रिगार्डिंग। एंड यू आर राइट, बहुत ज्यादा है ये। तो अगर किसी बच्चे ने लेट्स से कि मेरे बच्चे को इंसल्ट कर दिया कि अरे ये क्या डाल के आया है, अरे ये कैसा पेन यूज कर रहा है, इतना सस्ता पेन यूज कर रहा है, आजकल थोड़ा ऐसा ही चल रहा है ना। हाँ, तो अब वहां पे अगर मेरा बच्चा उस चीज को आगे से कुछ मतलब या तो वो अग्रेसिव हो गया, अग्रेसिव होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया उसको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि ये चीज ना ढंग से हैंडल नहीं हुई। तो जहां पे वो घुटन वाली फीलिंग आ गई, या वो चुप कर गया, अब चुप करने पे भी उसको घुटन ही महसूस होगी कि मेरी बेइज्जती हो गई, अब मैं क्या करूं, मम्मी पापा तो मानेंगे नहीं महंगा पेन लेने के लिए, ये है वो है, 10 चीजें वो सोचेगा तो घुट जाएगा। जहां पे भी किसी इंसान को, चाहे बच्चा हो या हम लोग भी हों, हमें जहां पे भी घुटन, सफोकेशन महसूस हो जाए ना किसी सिचुएशन में, वो सिचुएशन को हैंडल ना कर पाना ही मेरी वीकनेस है। ओके, अगर स्मार्टली हमने हैंडल कर लिया, हाँ, तो फिर वो कंसीडर्ड नहीं होगी हमारी वीकनेस। फिर दिस मींस कि आई एम स्किल्ड इनफ। और अगर मैं हैंडल नहीं कर पाई, घुट के रह गई, या तो मैंने बदतमीजी कर दी, मतलब अग्रेसिव हो गई, उल्टा जवाब दे दिया, या मैं घुट गई, और घुटने के बाद भी ये नहीं कि भूल गई, घुटने के बाद घुटे ही जा रही हूँ, अंदर घूमता जा रही है वही बात। सो ये मेरी वीकनेस है, मतलब कि वो इमोशन है, वो मेरा अंदर का इमोशन हैंडल करना मेरी वीकनेस है। ओके, तो वैसे हम वीकनेस को पहचान सकते हैं, और फिर उस वीकनेस के लिए हम काम करें, हम सोचें। अगेन मेडिटेशन आ जाएगा इसमें कि हम मेडिटेट करें, तो वहां से हमारे अंदर के तार जो न्यूरॉन्स हैं आपस में न्यूरल पाथवेज बनते जाते हैं, तो हम जान जाते हैं चीजें, और तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। नहीं तो हम, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, हम ऐसे लोगों से फीडबैक ले सकते हैं जिन पे हम विश्वास करते हैं। ओके, जो हमें कीनली ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारे बारे में बता देंगे, और हमें उन पर विश्वास भी है कि ये सही बताएंगे। ऐसा नहीं कि मुझे बेइज्जत करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बता दिया। हाँ, अदर वे राउंड ऑल्सो, कि खुश करने के लिए सिर्फ अच्छा अच्छा बोलेंगे। जहाँ पे हमें पता है कि पूरा एग्जैक्ट चीज पता चल जाएगी, तो उनसे जरूर पूछते रहें। पूरा होगा मेरा और उसमें करेक्ट आएगी कि हड्डी कहाँ से ब्रेक है। हाँ, वेरी ट्रू। हाँ, तो बहुत अच्छा आंसर दिया कि हम किसी ऐसे एल्डर की या किसी की भी सजेशन ले सकते हैं जो हमारे वेरी नियर है। अब एक वर्ड है, इट्स वेरी कॉमन इन NLP मैम, हाँ, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, क्या है ये वर्ड, और
इसके डिपेंड है कि इसके ऊपर लीडरशिप की क्वालिटीज मैंने जितना रीड की है कि काफी कुछ जो है वो NLP पे डिपेंडेंसी है। मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या है और क्या ये प्रोफेशनल लाइफ में हमारे कैसे काम करता है। Definitely. And this is something which is very close to my heart, दीप्ति जी, क्योंकि मैं NLP सिखाती भी हूँ and I think it is a way of life. और So what's the full form of this? Thank you for asking. NLP का full form होता है, वैसे तो अब 2 full forms हैं इसके, एक है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो ब्रेन से रिलेटेड है, ये मैंने सुना हुआ है, और दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो AI से रिलेटेड है। ओके, तो वो वाला आप कर रहे हो वो ब्रेन वाला है। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है वो हम सब वैसे भी यूज कर रहे हैं, किसी को अगर नहीं भी पता ना वो भी NLP के थ्रू ही जा रहा है, मतलब उसकी कोई तो भाषा है मन की जो प्रोग्राम हुई है। तो वो कोई काम करने से पहले जो अंदर एक आवाज चलती है कि वाह ये तो हो जाएगा, मजा आ जाएगा, वो आपकी प्रोग्रामिंग है। पर किसी की आवाज अगर ऐसे आती है कि नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो वो भी उनकी प्रोग्रामिंग है। तो NLP तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, पर अपने फेवर में कर रहा है कि नहीं उसका हमें नहीं पता है। इसीलिए हमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग अगर हम सीखें तो हमें चीजें पता चलती है। क्या है इस चीज में, कैसे सीख सकते हैं, क्या टेक्निक्स हैं इसकी में? इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं दीप्ति जी। आई वुड से कि लाइफ की हर प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस लो है, NLP के पास टेक्निक है। अच्छा जी। आपका पर्पस नहीं मिल रहा, आपको होपलेस फील होता है, NLP के पास टेक्निक है। अगर कॉन्फिडेंस लो है मैम, वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं तो क्या टेक्निक्स वी कैन यूज? इसमें मैं 2 टेक्निक्स हैं जो मैं बता सकती हूँ जो डायरेक्टली आप जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। एक तो है एंकरिंग, जिसमें आप एंकरिंग मतलब कि ऐसा होता है ना कई बारी कि हम कोई गाना सुनते हैं हमारा फेवरेट और हमारा मूड कितना भी खराब हो अच्छा हो जाता है ना, तो वो होती है ऑडिटरी एंकरिंग। मतलब साउंड की वजह, साउंड एंकर्ड है मेरे दिमाग में, जैसे ही वो साउंड प्ले होता है तो मेरा मूड, स्टेट ऑफ माइंड बदल जाता है। सिमिलरली होती है फिजिकल एंकरिंग, मतलब काइनेस्थेटिक एंकरिंग, मतलब कि मैं अपनी बॉडी में ही कोई एक ऐसा पॉइंट चूज कर लेती हूँ जहां पे मैं उस इमोशन को कनेक्ट कर दूं। मान लो कि ये ठीक है, यहाँ पे मैं इसका एक पूरा टेक्निक या प्रोसेस है, पर मैंने जैसे मान लीजिए मुझे कॉन्फिडेंस लेके आना है अपने अंदर, और मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे ऐसे टच करूँ मैं कॉन्फिडेंट हो जाया करूँ। तो अब उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे इसके गाइडलाइंस हैं, उनको साइड पे रखते हुए, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा, बट आई कैन कनेक्ट सम एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ जहाँ पे मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, वहां से कॉन्फिडेंस को कॉपी किया, इमोशन को, और यहाँ पे एंकर कर दिया। तो और उसको 3-4 बारी किया ताकि ये सेट हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद एक बारी टेस्ट भी कर लिया कि टच करके देखा क्या अंदर वो भाव उत्पन्न होना शुरू हो गया कॉन्फिडेंस का। सो अगर वो हो गया तो विच मीन्स कि इट्स डन, तो उस एक्टिव हो गया, हाँ ये एक्टिवेट हो गया। तो अब आप इसको जब भी यूज करोगे, फायर करोगे, तो आपका वो अंदर एकदम से कॉन्फिडेंस वाला स्टेट आ जाएगा। दूसरा है सर्कल ऑफ एक्सीलेंस। Circle of Excellence again is a visualization, very magical, miraculous visualization I will say, कि जहाँ पे हम इमेजिन करते हैं, या आपका जो इंस्ट्रक्टर है NLP का वो आपसे इमेजिन करवाता है कि आप खड़े हैं और आपके सामने एक गोला है, सर्कल है, चमक रहा है, ग्लिटर्स हैं, जो भी कुछ, बटरफ्लाईज हैं, फ्लावर्स हैं, whatever, एंड आप जब उस सर्कल के अंदर देखना चाह रहे हो क्या है, तो आपको दिखता है कि उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस है। अच्छा, या फिर whatever qualities you want, वो हम देख सकते हैं। हाँ, कि इसके अंदर तो वो सब है, और वो जो क्वालिटीज हैं वो सर्कल में गोल गोल सर्कल ले रही हैं, एंड ऐसे जैसे कि वो आपको बुलाना चाहते हैं कि हम आप ही को तो बिलोंग करते हैं। ये NLP की एक टेक्निक्स बता रहे हैं, सर्कल ऑफ एक्सीलेंस। अच्छा जी। तो इसमें देन मेंटली या इमेजिनरी वे में यू स्टेप इनसाइड दैट सर्कल, and then your instructor will tell you कि ठीक है now वो quality अब you are absorbing it। तो वो सब you know and it's a very intense moment। अभी तो ये ऑनलाइन पॉसिबल है? हाँ, एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर्स। अगर आप इंटेंशन आपका सही है, मतलब आप खुद बहुत कन्विंस्ड हो, आप श्योर हो। ये बड़ा कॉमन है कि अगर मुझे मैं किसी को याद कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे, ये आजकल है ना कि कहीं ना कहीं कनेक्शन है, उनका फोन आ जाता है। तो ये जो आप सर्कल मेरे को बता रहे हैं उसी का रोल ऐसा कुछ है कि मैं किसी को याद कर रही हूँ और अचानक उसकी कॉल आ गई।
तो ये एनर्जी एक्सचेंज होती हैं या नहीं होती हैं? हमेशा ही होती हैं। और एनएलपी की जितनी भी टेक्निक्स हैं सरफेस लेवल पे तो ये हमें हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करवा देती हैं, पर इनका एक स्पिरिचुअल एंगल भी है। जब हम इन्हें प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वी कैन कनेक्ट टू अवर हायर सेल्फ ऑल्सो, अवर पर्पस ऑल्सो, अवर डेटी ऑल्सो। सो बहुत सारे ऐसे मेरे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम इमेजिन करते हैं या हम इनवाइट करते हैं अपने किसी रोल मॉडल को मेंटली, अगेन मेंटली, फिजिकली नहीं। हाँ, सो मेंटली वी जस्ट इमेजिन, हम करते भी है ना कि इस सिचुएशन में अगर वो होता तो कैसे करता, और फिर हम उसकी तरह करने की कोशिश करते हैं ना। ऐसी ही एक टेक्निक है एनएलपी में जिसमें हम बस आंखें बंद करके वी जस्ट इमेजिन अ रोल मॉडल जो हमें लगता है कि इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, ताकि हम उसको करते हुए देखें और फिर वो जो कर रहा है वो हम करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वी कैन से कि इस टेक्निक से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो स्किल डेवलप हो जाएगी। हम अपने बिहेवियर्स चेंज कर सकते हैं, हम एडिक्शंस चेंज कर, ये तो अभी सिर्फ 2-3 ही मैंने आपको बताई हैं। इतनी सारी टेक्निक्स है उसमें कि आप किसी भी टेक्निक को यूज करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पर आई थिंक लोग नहीं अवेयर, एनएलपी को लेके अवेयरनेस कम है। अगर इट्स लाइक अ मैजिक ना कि आप कह रहे हो कि आप घर बैठे ही कोई भी बुरी आदत छोड़ सकते हैं, वट एवर वी कैन से, तो क्यों अवेयर नहीं है लोग मैम, जबकि ये तो इतना वर्क कर रहा है? हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद अवेयर हैं, एट द सेम टाइम इसका जो एक्सेस है ना वो बहुत लिमिटेड है। मतलब कि देयर मे बी पीपल हु मे बी ट्रेन्ड, पर ऑथेंटिसिटी कितनी है वो नहीं पता। बिकॉज आई हैड फ्यू पार्टिसिपेंट्स जो कहीं से एनएलपी कर चुके थे, पर उनको या तो समझ नहीं आया या उनको पूरी टेक्निक्स नहीं कराई गई, एंड बिकॉज दे वर एसोसिएटेड विद मी फॉर सम अदर प्रोग्राम, वहां से उनको पता चला कि आई डू एनएलपी, तो उन्होंने री एनरोल कर लिया, कहीं और पे किया हुआ है पर यहाँ पे भी एनरोल किया, एंड दे ओनली टोल्ड मी कि ये तो हमें कराया ही नहीं। अच्छा, सर्टिफिकेशन सेम। एनएलपी इज लाइक रेगुलेट द ब्रेन सिस्टम, वो हमारा इमोशंस पे था, वो रिवायरिंग द थॉट पैटर्न्स, हमारा माइंडसेट, वो सारी चीजें। तो इससे एडिक्शंस भी खत्म होते हैं। व्हेन आई से एडिक्शंस, मैं ड्रग एडिक्शंस का नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि उस पे मैंने डील नहीं किया है। सबसे मेजर प्रॉब्लम है अल्कोहल, स्मोकिंग, फोन एडिक्शंस जो हैं, ये हाँ आपके जितने भी ओसीडीज हैं इससे ठीक हो सकते हैं। बट आई कांट से अबाउट ड्रग वाला थिंग, वो मैंने कभी हैंडल नहीं किया है तो मैं उस पे नहीं श्योर हूँ, पर बाकियों के लिए मैं बता सकती हूँ कि आपका अच्छा रिजल्ट रहा है इसके लिए। यस, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, वेरी वेरी डीप रियलाइजेशंस पीपल हैड एंड दे आर सोबर नाउ, ऐसा करके है। तो एनएलपी तो एक मैजिक हो गया फिर तो। हाँ बिल्कुल मैजिक है, पर ये एक्सपेंसिव भी होता है। अगर तो इसका असर एक लीडरशिप क्वालिटी लाने में, ये सब वही आप वही कह रहे हैं ना, वो सर्कल, उस सर्कल में हम खुद को जैसा फील करेंगे वो हम बन जाएंगे। हाँ, और वो एक ही टेक्निक है ना, वो तो एक टेक्निक है ना, इससे अलावा भी तो कितनी है। इफ आई वांट टू लर्न एनएलपी, तो आप मुझे सारी टेक्निक्स करवाएंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेक्निक्स? दैट्स अगेन अ वेरी पावरफुल क्वेश्चन। ये डिपेंड करेगा कि लेट्स से कि आप पूरी एनएलपी ही सीखना चाहते हो तो उसमें कोर्स मतलब सारी टेक्निक्स आएंगी कि ट्रॉमा है वो कैसे रिमूव करना है, फोबिया कैसे रिमूव करना है, एंजाइटी कैसे रिमूव करनी है, पर्पस कैसे फाइंड करना है। हाँ, सब अलग अलग है। पर अगर आप को कोचिंग चाहिए या काउंसलिंग चाहिए या थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन चाहिए कि मुझे मेरे घर में या ऑफिस में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपके प्रॉब्लम के स्पेसिफिक जो है पर्सन विल टेक बिकम अ कोच, देन आई विल हैव टू डू द होल कोर्स। अगर मेरे को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा, फिर वो जो जरूरत होगी उसमें वो टेक्निक यूज हो जाएगी। मुझे लग रहा है मैम टाइम बहुत शॉर्ट है और आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है तो काफी कुछ मैंने कवर अप करने की कोशिश की है कि जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। तो एनएलपी आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट, एंड यू गिव मी द वन वर्ड दैट इज इमोशनल रेगुलेशन ना, कि आपने रेगुलेट कैसे करना है। सेम एज इट इज आपने मुझे बताया कि इंटरव्यू फोबिया को, एंजाइटी को कैसे रिमूव करना है। इट्स सो पावरफुल एंड इट्स वी कैन से कि मैंने बहुत कुछ सीखा ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन।
एंड मेरे को लगता है कि जब और भी सुनेंगे लोग अवेयर ही होंगे इस चीज को लेके कि जहां जहां उन्होंने कैसे बीइंग अ पेरेंट, उन्होंने अगर बच्चे को कैसे कंट्रोल करना है, बच्चों ने अपने पेरेंट को कैसे कंट्रोल करना है, तो इस कॉन्वर्सेशन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे। पर अभी मेरे को लगता है कि इट्स अ टाइम टू से कि थैंक यू सो मच मैम कि इतना नॉलेज देने के लिए और मेरी जानकारी में भी बढ़ावा देने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स यू आर डूइंग फॉर योर क्लाइंट्स एंड ऑल वी कैन से, एंड अगेन आई विल से थैंक यू सो मच। Pleasure is all mine, and I would like to say that that's very kind of you कि you feel that कि आपकी knowledge बढ़ाई है, पर मुझे लगता है कि कितनी जगहों पे I have gained so much from whatever questions that you have asked, and I'm thankful to you for that. Thank you so much, ma'am. Pleasure.